हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आज का आपका जो लेक्चर है 18 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम लोग हेमेटोलॉजी के टॉप एमसीक्यू को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, अगर बात की जाए ये एमसीक्यू किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो बच्चों जितने भी आपके आगामी लैब टेक्नीशियन के एग्जाम है, चाहे आपका आरआरबी लैब टेक्नीशियन हो, झारखंड लैब टेक्नीशियन हो, बीएसएफ लैब टेक्नीशियन हो या फिर आपके जितने भी अदर स्टेट के लैब टेक्नीशियन के एग्जाम है, उन सभी के लिए आपका ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका फ्री नोट्स चाहिए, तो बच्चों इसके लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके इन सभी फ्री पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशन आपको एक बेहतरीन बैच के साथ में करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य बैच के अगर फीचर की बात करें, तो बच्चों वो सभी फीचर इसमें आपके विद्यमान हैं जो एक प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए। जैसे कि आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लासेस, अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स, 20+ मॉक टेस्ट और वीकली डाउट सेशन। इन सभी फीचर के साथ आपका ये बैच लैस है। तो आज ही इस बैच को आप लोग परचेज करके बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के आज के टॉप एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको बच्चों पहला एमसीक्यू दिखाई दे रहा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम में प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली में आपका जो न्यूट्रोफिल है, इस न्यूट्रोफिल का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपका जो न्यूट्रोफिल है, इस न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है। बच्चों अगर मैं बात करूंगा ब्लड की, तो ब्लड में जो आपका इम्यून सिस्टम का काम करता है या फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, वो आपका यहाँ पे डब्ल्यूबीसी करता है। और डब्ल्यूबीसी भी आपके 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल हो गया, इस्नोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया और आपका मोनोसाइट हो गया। तो ये जो आपके 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं, इनका अलग अलग आपका रोल होता है आपके इम्यून सिस्टम में। तो अगर बात करेंगे इनमें से आपका जो न्यूट्रोफिल है, इसका क्या आपका प्राइमरी फंक्शन होगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एलर्जिक रिएक्शन होगा या फिर आपका एंटीबॉडी प्रोडक्शन, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया या फिर डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना। तो बच्चों अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो आपका होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को वाया फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे किल करते हैं या फिर मारते हैं। तो जो आपका फैगोसाइटोसिस का प्रक्रिया है, इसमें मेनली 2 स्टेप इन्वॉल्व होता है। एक आपका होता है इनगल्फिंग का, क्या होता है, एक आपका यहाँ पे होता है इनगल्फिंग का और दूसरा जो आपका होता है वो आपका डिस्ट्रॉय का। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपका होता है, पहले बैक्टीरिया को ये इनगल्फ करेगा और इनगल्फ करने के बाद इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि इसको मार देगा। और इस तरह से आपका जो इम्यून सिस्टम है या फिर कहिए कि जो इम्यून मैकेनिज्म है वो आपका यहाँ पे कार्य करता है। तो बच्चों न्यूट्रोफिल्स का जो मेन फंक्शन होगा क्या होगा, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा किल करना। अगर मैं बात करूंगा कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन रिस्पॉन्स करता है या फिर किसका जो फंक्शन है वो एलर्जिक रिएक्शन में होता है, तो अगर बात करेंगे एलर्जिक रिएक्शन में बच्चों, तो इसमें जो आपका मेन फंक्शन होता है आपके बेसोफिल्स का होता है। किसका होता है, आपका बेसोफिल्स का होता है। यानी कि एलर्जिक रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपके बेसोफिल होते हैं। और अगर बात किया जाएगा एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में, तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में आपका होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट का क्या काम है, लिम्फोसाइट का काम है आपके एंटीबॉडी का निर्माण करना, यानी कि आपका जो एंटीबॉडी है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन है उनका यहाँ पे ये निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है। और फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया कौन करेगा, आपका यहाँ पे न्यूट्रोफिल करेगा, ये आपको पता चल ही गया होगा। और देन उसके बाद में आपका एक ऑप्शन है यहाँ पे डिफेंड अगेंस्ट पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट के अगेंस्ट में कौन यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है। तो पैरासाइट को किल करने के लिए बच्चों यहाँ पे जो काम आता है वो आपका आता है यहाँ पे यूसिनोफिल। क्या आते हैं आपके, यूसिनोफिल्स यहाँ पे आपके मदद करते हैं पैरासाइट को किल करने में या फिर डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करने में। एक्चुअली में जो आपके ये स्नोफिल्स हैं, इन स्नोफिल्स के बाद क्या होते हैं, स्नोफिल्स के बाद कुछ आपके टॉक्सिन्स मटेरियल होते हैं और इस टॉक्सिन मटेरियल के द्वारा इनको क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं। ठीक है।
तो आपका क्या राइट आंसर होगा? न्यूट्रोफिल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपका है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को वाया फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा किल करना। इसमें जो मेन दो स्टेप है, पहले क्या होता है, पहले यहाँ पे बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, देन उसके बाद में आपका ये डिस्ट्रॉय कर देता है और इस प्रकार से आपका जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाता है, या फिर कह सकते हो आपकी बॉडी से बैक्टीरिया यहाँ पे रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू को देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीबीसी टेस्ट, यानी कि कौन सा इसमें सीबीसी टेस्ट का पार्ट नहीं है। यानी कि आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, क्या जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट है, इस कंप्लीट ब्लड काउंट का कौन सा हिस्सा नहीं है, कौन सा भाग जो है वो इसमें भाग नहीं करता है। RDW या फिर आपका ALT या फिर आपका MPV या फिर आपका HCT। देखिए जब मैं एमसीक्यू को क्रिएट कर रहा था तो वहां पे सारे के फुल फॉर्म यहाँ पे दिए गए थे, तो अगर आपके एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर फुल फॉर्म नहीं आते हैं तो आपको खुद से दिमाग लगाना होगा, खुद से फुल फॉर्म को लर्न करना होगा, ताकि आपकी ये एमसीक्यू गलत ना हो आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले इन सभी के फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे RDW की, तो RDW का फुल फॉर्म क्या होगा? आपका होगा रेड ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ठीक है, क्या होगा आपका? रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन विथ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, विथ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि ये आपके रेड ब्लड सेल यानी कि आपके आरबीसी का क्या मापता है? ये आपका वॉल्यूम और साइज नापता है। क्या नापता है? साइज एंड वॉल्यूम को ये आपका नाप करता है, को निकाल के रखता है आपका RDW। ठीक है, LT की अगर बात किया जाएगा तो LT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका होता है यहाँ पे एनालाइन, ठीक है, एनालाइन ट्रांस, ठीक है, ट्रांसमिनेज, ठीक है, एनालाइन ट्रांसमिनेज, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करेंगे LT का दूसरा नाम क्या होता है, तो LT का दूसरा नाम होता है आपका SGPT। क्या होता है आपका? SGPT। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। MPV की अगर बच्चों बात किया जाएगा तो MPV का मतलब क्या हो जाता है? मीन प्लेटलेट काउंट, ठीक है, मीन प्लेटलेट काउंट ना कह के प्लेटलेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, क्या होगा? मीन प्लेटलेट वॉल्यूम होगा। और HCT क्या होगा? आपका हेमेटोक्रिट होगा। क्या होगा? आपका हेमेटोक्रिट होगा। तो बच्चों हेमेटोक्रिट का दूसरा नाम क्या होता है? PCV होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो CBC है यानी कि आपका जो कंप्लीट ब्लड काउंट है, इस कंप्लीट ब्लड काउंट में आपका जो है एलानाइन ट्रांसमिनेज या फिर SGPT शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह सकते हो कि आपका ये अदर प्रकार का एंजाइम है जो कि आपका एसोसिएटेड होता है आपके लीवर के साथ में। तो ये अगर हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट में आपका ALT या फिर SGPT को काउंट किया जाता है, CBC टेस्ट में इसको काउंट नहीं किया जाता है। CBC में आपका हीमोग्लोबिन रहेगा, आपका TLC DLC रहेगा और अदर प्रकार के जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन है सेल के वो आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। तो RDW हुआ, MPV हुआ, HCT हुआ, ये सब आपके CBC में शामिल होते हैं, जबकि ALT जो है आपका शामिल नहीं होता है। हालांकि अगर आपको एग्जाम में आता है तो इसको आप बड़ी आसानी तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों में कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपको फुल फॉर्म नहीं मालूम है या फिर कुछ और वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन एमसीक्यू आपका हो जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? CBC का पार्ट कौन नहीं है? आपका ALT जो है CBC का पार्ट बिल्कुल नहीं बच्चों, इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपका 3rd नंबर का है और ये कह रहा है कि लाइसिस ऑफ क्लॉट, यानी कि क्लॉट को लाइसिस करे अगर करते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा? स्टेटमेंट ना कह के कि आपका एक जो शॉर्ट वर्ड है वो आपका क्या बनेगा? आपका जो टर्म है वो आपका क्या बनेगा? तो लाइसिस ऑफ क्लॉट यानी कि क्लॉट का लाइसिस होना, आपका हीमोस्टेटिस होगा या फिर आपका हीमोलिसिस होगा या फिर आपका फेब्रोलाइसिस या फिर आपका ग्लाइकोलिसिस। देखिए बच्चों अगर हम बात करेंगे लाइसिस ऑफ क्लॉट की, किसकी? अगर हम बात करेंगे लाइसिस ऑफ क्लॉट की, तो क्लॉट को ना बनने देना या फिर क्लॉट को समाप्त करना, ठीक है, क्लॉट को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? आपका लाइसिस ऑफ क्लॉट कहलाता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे लाइसिस ऑफ क्लॉट का जो टर्म है वो क्या यूज होगा, तो इसको हम कहेंगे फाइब्रोनाइलिसिस। क्या करेंगे? फाइब्रोनोलिसिस कहेंगे। और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करेंगे क्या, अगर बात करेंगे हीमोस्टेटिस की, तो हीमोस्टेटिस का मतलब क्या हो जाता है? स्टॉप ब्लीडिंग।
ठीक है, ब्लीडिंग को आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका ये हीमोस्टेटिस कहलाता है। फिर अगर बात करेंगे हीमोलिसिस का, तो हीमोलिसिस का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, क्या होगा आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या फिर कहिए कि आरबीसी का टूटना क्या कहलाता है, आपका हीमोलिसिस कहलाता है। और अगर बात करेंगे लाइसिस ऑफ क्लॉट, तो लाइसिस ऑफ क्लॉट हो जाएगा फाइब्रोनोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करेंगे तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक प्रकार का आपका मेटाबॉलिक पाथवे होता है, क्या होता है आपका, मेटाबॉलिक पाथवे होता है बच्चों, क्या होता है आपका, मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज जो है, ठीक है, क्या जो आपका ग्लूकोज है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, वो आपके पायरुवेट में आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसमें, आपके पायरुवेट में आपका ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, पायरुवेट में क्या होता है आपका, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो इसके दौरान क्या मिलता है आपको, यहाँ पे एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है, ठीक है। देखिए बच्चों, कई दिनों से आपकी जो एमसीक्यू क्लासेस थी वो डिसकंटिन्यू थी, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है कि आपको सही से ना दिखाई दे, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आज से जो आपकी क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और उसी पुराने अंदाज में हम लोग क्लासेस को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो डेली डेली जब हम लोग क्लास को कवर करेंगे, डेली डेली हम लोग राइटिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिखावट है वो बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन आज के लिए जो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई देगा, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है। तो भाई आपको राइट आंसर पता चल गया, लाइसिस ऑफ क्लॉट क्या होगा, फाइब्रोनोलिसिस होगा। और इन सभी स्टेप के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि हीमोस्टेटिस क्या होता है, स्टॉपिंग ब्लीडिंग, फिर उसके बाद में हीमोलिसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, और ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे तो मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रकार का मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और ग्लूकोज जब आपका ब्रेक डाउन होता है तो आपके पायरुवेट में बदल जाता है, और इसके दौरान हमें क्या मिलती है, इसके दौरान हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 4 नंबर के एमसीक्यू पे बच्चों। 4 नंबर का एमसीक्यू कह रहा है कि एन इमेच्योर न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका न्यूट्रोफिल है जब ये इमेच्योर स्टेज में होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका स्टेप सेल, स्टेम सेल, एली सेल, या फिर आपके रेटिकुलोसाइट। तो बच्चों अगर बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स के इमेच्योर के पोजीशन को, तो जो न्यूट्रोफिल इमेच्योर कंडीशन में होता है उसको हम स्टेप सेल या फिर आपका, ठीक है, स्टेप सेल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम स्टेप सेल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे स्टेम सेल की, तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल वो सेल होता है जहां पे और भी चीजों का वर्जन होता है, या फिर जहां से आपके सेल्स का निर्माण स्टार्ट होता है, वही आपका होता है स्टेम सेल, ठीक है। एलिस सेल कह सकते हो कि एक प्रकार का आपका एबनॉर्मल सेल होता है। और रेटिकुलोसाइट की अगर बात करेंगे तो न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी, यानी कि अगर बात करेंगे कि आरबीसी का इमेच्योर फॉर्म क्या होता है, तो आपका रेटिकुलोसाइट होता है, ठीक है। तो इमेच्योर आरबीसी कह सकते हो, इमेच्योर आरबीसी अगर पूछा जाएगा तो आपका रेटिकुलोसाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात किया जाएगा न्यूट्रोफिल्स का जो है इमेच्योर साइट कौन सा होगा, तो आपका स्टेप सेल होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, स्टेप सेल होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो 5 नंबर का एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज बाय, यानी कि आपका सेरेब्रल मलेरिया है वो किसके द्वारा यहाँ पे कॉज किया जाता है। ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, या फिर आपका प्लाज्मोडियम ओवल, या फिर आपका ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा मलेरिया है वो किसके द्वारा कॉज होता है। तो अगर मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम स्पेसीज के द्वारा यहाँ पे कॉज होता है, किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम स्पेसीज के द्वारा आपका ये कॉज होता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम स्पेसीज है ये आपके कई प्रकार होते हैं, यानी कि प्लाज्मोडियम के कई स्पेसीज हैं जो कि आपकी ये मलेरिया कॉज करने में भाग लेते हैं, ठीक है। तो अगर बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, तो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है। और उसके बाद में दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे जो आपका ज्यादा फेमस है वो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आता है, क्या आता है आपका, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आता है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तीसरे नंबर पे तो प्लाज्मोडियम आपका ओवेल आता है, क्या आता है आपका, प्लाज्मोडियम ओवेल आता है। देन उसके बाद में अगर बात करेंगे प्लाज्मोडियम ओवेल के बाद में प्लाज्मोडियम मलेरी आता है बच्चों, क्या आता है, प्लाज्मोडियम मलेरी आता है, ठीक है, क्या आता है, प्लाज्मोडियम मलेरी आता है। इसको लर्न कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट में जो कि आपका रेयर है उसको कहते हैं प्लाज्मोडियम नोलोजी, क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम नोलोजी कहते हैं।
ये 5 प्रकार के आपके जो प्लाज्मोडियम है ये कहीं ना कहीं मलेरिया को काज करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि प्लाज्मोडियम में कौन सा ऐसा प्लाज्मोडियम है जो कि आपका सेरेब्रल मलेरिया को काज करता है, तो बच्चों ये आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो सेरेब्रल मलेरिया को काज करता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो मस्तिष्क ज्वर है, ठीक है, क्या है आपका जो मस्तिष्क ज्वर है, हिंदी की अगर बात करेंगे तो मस्तिष्क ज्वर आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा काज किया जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक और बीमारी काज करता है, या फिर कहिए कि इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ब्लैक वाटर फीवर। क्या कहते हैं? ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, ब्लैक वाटर फीवर। तो जो ब्लैक वाटर फीवर है बच्चों, वो भी आपके प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा काज किया जाता है। अगर बात करेंगे कि आपके इंडिया में कौन से दो प्लाज्मोडियम है जो कि व्याप्त हैं, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये दो आपके इंडिया में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है ये सबसे अधिक, ठीक है, यानी कि जनरली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है और सबसे अधिक रूप से जो मलेरिया काज करता है वो आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही होता है। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम का कौन सा स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा व्याप्त है इंडिया में और वो मलेरिया को काज करता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा कौन सा बीमारी काज होता है, तो मलेरिया, और मलेरिया में भी आपका मस्तिष्क ज्वर या फिर कहिए कि सेरेब्रल मलेरिया यहाँ पे होता है, या फिर आपका ब्लैक वाटर फीवर जो है आपके प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा कॉज किया जाता है। जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन आपको बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है, लेंथ ऑफ एन आइडियल ब्लड स्मीयर इज, यानी कि आपका जो ब्लड स्मीयर है, ठीक है, जो आपका पेरीफेरल स्मीयर है बच्चों, क्या है आपका जो पेरीफेरल स्मीयर है ब्लड का, इसका जो आइडियल साइज है या फिर आइडियल जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 1 से 2 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर, या फिर 5 to 6 सेंटीमीटर, 6 to 7 सेंटीमीटर, या फिर आपका 3 to 4 सेंटीमीटर। तो अगर बात किया जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाएगा एक आइडियल स्मेयर की, ठीक है, तो अगर एक आइडियल स्मेयर की बात किया जाएगा तो वो आपका ये 3 से 4 सेंटीमीटर का बच्चों होता है। कितना? 3 से लेकर 4, यानी कि 3 to 4 सेंटीमीटर आपका जो है आइडियल स्मेयर यहाँ पे होता है आपके ब्लड का। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि स्मेयर में कितने पार्ट होते हैं, तो इसके 3 पार्ट बनते हैं। एक आपका टेल होता है, एक आपका यहाँ पे बॉडी होता है, और एक आपका यहाँ पे हेड होता है। क्या होता है? एक टेल और एक आपका बॉडी, एक आपका हेड। जहां से आप स्प्रेडर रखते हो और स्प्रेड करते हो उसको हम हेड कहते हैं, बीच वाला जो होता है उसको हम बॉडी कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में स्मेयर बन के तैयार होता है उसको हम टेल कहते हैं। अगर बात किया जाएगा कि कहाँ पे हम लोग डीएलसी काउंट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में हम लोग डीएलसी काउंटिंग करते हैं, यानी कि टेल और बॉडी, इन दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके रेड ब्लड सेल का, वहीं से हम लोग जो हमारा डीएलसी है उसको काउंट करते हैं, या फिर कहिए कि पूरा जो आपका मार्फोलॉजी है आपके आरबीसी का उसको हम टेल और बॉडी के बीच में ही यहाँ पे देखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं रहती है, यानी कि सेल का जो ओवरलैपिंग है एक दूसरे के रूप में वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, आपको क्लियर है? एक आपको यहाँ पे ध्यान में ये भी रखना है कि जब आप लोग ब्लड स्मीयर बना रहे होते हैं तो उसके समय में जो आपका स्प्रेडर है, ठीक है, क्या है आपका जो स्प्रेडर है इसका लेंथ क्या होना, सॉरी इसका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका जो एंगल है यानी कि स्प्रेडर का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों आपको लर्न रखना है, ठीक है, 30 से आपका 45 डिग्री पे। कितना? 30 से 45 डिग्री। कहीं कहीं पे आपको ये 35 भी देखने को मिलेगा, 35 to 45 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग क्या करिएगा, लर्न करके रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर 30 से 45 डिग्री, 30 से 45 डिग्री आ रहा है तब भी आपका ये राइट होगा। अगर आपके एग्जाम में 35 to 45 डिग्री आ रहा है तब भी आपका ये राइट होगा। तो स्प्रेडर का जो एंगल है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बॉडी, टेल और आपका जो है हेड, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना है। आपका जो एक आइडियल स्मेयर होता है वो कितना होता है, तो आपका 3 to 4 सेंटीमीटर होता है, इसको भी आपको लर्न करके रखना होगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका जो है 7 नंबर का एमसीक्यू है। बच्चों 7 नंबर के एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, यानी कि आपको
इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है तो बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से उनका भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो सकता है। और आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। चलिए 7 नंबर पे आते हैं, और 7 नंबर का जो MCQ है ये कह रहा है कि which white blood cells show fine violet colored granules after Leishman staining, यानी कि लिस्मन स्टेनिंग के बाद में जो आपका यहाँ पे कौन सा ग्रेन्यूल्स है, यानी कि जो आपका WBC है ना, तो ये WBC आपके दो प्रकार से, एक आपके ए ग्रेनुलोसाइट, दूसरा आपका ग्रेनुलोसाइट। तो ये पूछ रहा है कि जो ग्रेनुलोसाइट है इसमें से कौन सा ऐसा ग्रेनुलोसाइट है जो कि आपका लिस्मन स्टेन के दौरान फाइन वायलेट कलर का यहाँ पे दिखेगा, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट या फिर आपका मोनोसाइट। देखिए यहाँ पे बात किया है बच्चों ग्रेन्यूल्स की, तो ग्रेन्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल में आपका पाया जाएगा, एसिनोफिल में पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन लिम्फोसाइट में और मोनोसाइट में, इन दोनों में ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। तो इन दोनों ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, बचा आपका न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, ठीक है। तो अगर बात करेंगे न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल या फिर बेसोफिल में, तो इन तीनों में अगर हम बात करेंगे ठीक है वायलेट ग्रेन्यूल्स की, तो आपका वो होता है न्यूट्रोफिल्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। अगर बात करते हैं ईओसिनोफिल की बच्चों, किसकी, अगर बात करते हैं ईओसिनोफिल की, तो ईओसिनोफिल जो है वो आपका कैसा दिखता है, वो आपका ऑरेंज रेड कलर का दिखता है, कैसा, ऑरेंज रेड कलर का दिखता है, ठीक है। ऑरेंज रेड कलर के आपके जो ग्रेन्यूल्स है वो आपके शो होते हैं। बात आपको क्लियर हुआ, तो राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर का MCQ है, और ये कह रहा है कि द स्मीयर यूज फॉर सुप्रावाइटल स्टेनिंग, यानी कि कौन सा जो स्मीयर है वो आपके सुप्रावाइटल स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपका अनस्टेन अनफिक्स्ड स्मीयर, या फिर आपका फिक्स्ड एंड स्टैंड स्मीयर, या फिर आपका फिक्स्ड स्मीयर, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब आप लोग स्मीयर का सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हो तो उसके दौरान जो स्मीयर यूज करते हो वो आपका किस प्रकार रहेगा, उसको आप बिना स्टेन किए, बिना फिक्स किए आप स्मीयर बनाएंगे, या फिर आपका स्मीयर बन गया है तो उसको फिक्स करेंगे, फिर स्टेन करके फिर आप सुप्रावाइटल स्टेनिंग करेंगे, या फिर आपका केवल फिक्स स्मीयरिंग रहेगा। तो जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम जो सुप्रावाइटल स्टेनिंग का स्मीयर है उसको हम अनस्टेन यानी कि बिना स्टेन किए हुए, यानी कि सबसे पहले हम इसको स्टेन नहीं कर रहे होते हैं और हम इसको फिक्स भी नहीं कर रहे होते हैं, देन हम सुप्रावाइटल स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर जाएगा। अब आपको एक कमेंट करके बताना है कि सुप्रावाइटल स्टेनिंग का जो है वो एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि क्या हम यूज करते हैं एज ए सुप्रावाइटल स्टेनिंग में, और सुप्रावाइटल स्टेनिंग किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट MCQ है, यूनिक MCQ है। ये कह रहा है कि ग्लेंसमैन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, यानी कि आपका जो ग्लेंसमैन डिजीज है वो किससे एसोसिएटेड होता है, डिफेक्टिव प्लेटलेट एग्रीगेशन, या फिर आपका डिफेक्टिव प्लेटलेट एडिशन, या फिर आपका नॉर्मल क्लॉट रिट्रैक्शन, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो अगर बात किया जाएगा बच्चों ठीक है ग्लेंजमैन डिजीज की, तो जो ग्लेंजमैन डिजीज है वो क्या है, वो एक प्रकार का रेयर इनहेरिटेड डिजीज है। क्या आपका रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, क्या है आपका रेयर इनहेरिटेड डिजीज है बच्चों, ठीक है, इनहेरिटेड डिजीज है, या फिर कह सकते हो कि आपका एक प्रकार का अनुवांशिक यानी कि रेयर होने वाला अनुवांशिक बीमारी है, डिसऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ पर ग्लेंजमैन डिजीज है वो कैसा डिजीज है, तो कह सकते हो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, क्या है आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आपका प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, प्लेटलेट का आपका क्लैंपिंग नहीं होगा, तो इस केस में आपका जो है क्लॉट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अगर आपका एक क्लॉट नहीं बन पाएगा तो वो आपका ग्लेंजमैन डिजीज के अंतर्गत रखा जाएगा, या फिर एसोसिएटेड होगा आपके ग्लेंजमैन डिफेक्टिव प्लेटलेट एग्रीगेशन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेयर इनहेरिटेड डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक्चुअली में ग्लेंजमैन डिजीज में होता क्या है, तो एक जो आपका स्पेसिफिक प्रोटीन है, क्या है आपका स्पेसिफिक जो आपका प्रोटीन है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, और इस कंडीशन में आपका जो प्लेटलेट है, ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो प्लेटलेट है उसका क्लैंपिंग नहीं हो पाता है बच्चों, क्या
क्लम्पिंग नहीं हो पाता है, यानी कि आपका कह सकते हो कि एग्रीगेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम ग्लेंजमैन डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है 9 नंबर का आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट आपका 10 नंबर का एमसीक्यू है। ये कह रहा है कि द टाइप ऑफ एनीमिया यूजुअली एसोसिएटेड विथ सीवियर बर्न इन, यानी कि आपका कौन सा एनीमिया है या फिर एनीमिया का कौन सा प्रकार है जो कि सीवियर बर्न के केस से एसोसिएटेड है, यानी कि आपका अगर कोई मरीज जल गया है, बर्निंग हो गई है, तो उसके केस में कौन सा एनीमिया देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके माइक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, हेमोलाइटिक या फिर आपका एप्लास्टिक। तो बच्चों अगर बात करेंगे सीवियर बर्न के केस में, तो सीवियर बर्न के केस में आपका आरबीसी क्या होगा, आरबीसी आपका टूट जाएगा, क्योंकि आपका प्लाज्मा पहले प्लाज्मा समाप्त होगा, और प्लाज्मा समाप्त जैसी होगा तो आपका आरबीसी जो है वो टूट जाएगा या फिर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, यूं कह सकते हैं। तो अगर आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो किसके अंतर्गत रखा जाता है, वो आपके हेमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात किया जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया की, तो एप्लास्टिक एनीमिया किससे एसोसिएटेड होता है, आपके बोन मैरो से एसोसिएटेड होता है, यानी कि अगर बोन मैरो हमारा सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो इस केस में हमें एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो इसके कई कंडीशन हो सकते हैं, एक्सीडेंटल भी केस हो सकता है या फिर कुछ और। ठीक है, माइक्रोसिटिक की बात करेंगे तो इसमें आपका मेगलोब्लास्टिक एनीमिया आता है, या फिर कहे कि विटामिन B12 डिफिशियंसी भी आती है, तो आपका ये मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंतर्गत हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि किस कंडीशन में कौन सा एनीमिया का या फिर कहिए कि आपके सेल का कौन सा कंडीशन बनता है। ठीक है, क्लियर है। तो बर्न के केस में कौन सा एनीमिया दिखेगा, तो आपका बच्चों हिमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो देखिए आज के जो एमसीक्यू थे टोटल 10 एमसीक्यू थे, और इनको हम लोग ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको बच्चों ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इन्हीं सभी लेक्चर के साथ में हमें थ्योरी लेक्चर भी पढ़ना चाहिए ताकि हमारा जो नॉलेज है और इम्प्रूव हो, एग्जाम में हम लोग और बेहतरीन कर पाए, तो उसके लिए आप हमारे लक्ष्य बैच को जरूर ज्वाइन करिए। लक्ष्य बैच के फीचर, वो सभी फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे जो एक अच्छे स्टूडेंट के पढ़ने के लिए होना चाहिए, यानी कि लाइव रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, अट्रैक्टिव आपके जो मॉक टेस्ट हैं, ये सभी आपको लक्ष्य बैच में मिलेंगे। जब आप लोग लक्ष्य बैच को ज्वाइन करोगे तब से आपकी वैलिडिटी 8 मंथ की होगी। सबसे कम फीस में आपको ये मिल रहा है, 1000 की फी में आपको ये मिल रहा है। आपको क्या करना है, आपको या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके डायरेक्ट आपको बैच को परचेज कर लेना है, या फिर आपको कोई जानकारी लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें कॉल या फिर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।